हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप केजीएस का टेस्ट सॉल्व कराइए, और विशेष तौर पर आप साइंस में जिसमें बायोलॉजी है आपका, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री, इसके सेक्शन को सॉल्व करवाइएगा, और जो करंट का टेस्ट आता है उसका सॉल्व करवाइएगा, क्योंकि ये सेक्शन मुझे भी पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो मैं आज से मैंने ये चीज़ देखी है कि आपको मॉडर्न और साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल तो मैं करा ही चुका हूँ, लेकिन एक दो टेस्ट में इसके और लेकर के आऊँगा। ठीक है। और उस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट सेकंड है, लेकिन मेरा ये फर्स्ट है, लेकिन ये सेकंड टेस्ट नंबर सेकंड है। इसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आज इसको स्टार्ट करने से पहले एक प्रेरणादायक कोट से इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि एक मेहनत ही एक ऐसा रास्ता होती है जो इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है, और सफलता ही इसका अंतिम परिणाम होता है। अगर सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मिलेगी ही नहीं। कुछ कमियां अपने लक्ष्य में ऐसी होंगी जो आपको कमियों को सुधारिए और उस रास्ते पे लगे रहिए। बीपीएससी 2026 का आने वाला है 26 जुलाई को। आप सभी को उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं ठीक ठाक से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। वीडियो लेंथ ही हो जाए, अगर आपको लगे कि मैं बहुत थोड़ी स्पीड से नहीं एक्सप्लेनेशन करवा पा रहा हूँ तो इसको आप 1.5 की स्पीड पे करके भी देख ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में यूनिवर्सिटी पार्टी एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी थी। बताइए। क्या ए बंगाल, पंजाब, सी मुंबई, और डी मद्रास, ई अनुत्तरी। देखो बिल्कुल ही नए पैटर्न पे है ये, और क्योंकि बीपीएससी ने हाल ही में नया पैटर्न चेंज किया है जिसमें ऑप्शन ई को भी लागू किया गया है, तो उसको देख कर ये टेस्ट सीरीज़ खान सर ने बनाई, इसको डिज़ाइन किया गया है, उसके हिसाब से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर बी रहेगा, पंजाब में। यानी कि 1937 के जो प्रांतीय चुनावों के दौरान जो यूनियनिस्ट पार्टी एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी थी। आइए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और जो मैं की पॉइंट बोल रहा हूँ उसको आप पता है नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है ना। पंजाब में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में ये पार्टी उभरी थी। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद सरकार बनाई गई थी। ठीक है। इस पार्टी की जो स्थापना 1923 में फजलुल हुसैन ने की थी, है ना। ये इंपॉर्टेंट अब पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है ना। और इसकी अगर वैचारिक नीति की बात करें तो विशिष्ट और सुनियोजित थी। उस दौर की अधिकांश अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह धार्मिक आधार पर संगठित होने के बजाय जो यूनियनिस्ट पार्टी थी ना, वो कृषि और जमींदार हितों के इर्द गिर्द अपना समर्थन आधार बनाया था इसने। ध्यान रखना, पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, इसको चाहे आप नोट कर लेना कि यह और पार्टियों की तरह जो कि धार्मिक मुद्दे जैसे उठा रही थी, बल्कि ये यूनियनिस्ट पार्टी उसमें से पार्टी थी, कृषि और ज़मींदार हितों के इर्द गिर्द अपना समर्थन आधार बनाया था इसने, और पंजाब के ग्रामीण ज़मींदारों और मालिकों के रूप में समान आर्थिक हितों को साझा करने वाले मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों के धार्मिक विभाजन को पार किया था, है ना। और थोड़ा सा देखें तो 1937 के चुनावों में यूनियनिस्ट पार्टी ने पंजाब विधानसभा में निर्णायक बहुमत जीत हासिल करी थी। फजलुल हुसैन के स्वास्थ्य में गिरावट के कारण पार्टी के नेता बनने पर सर सिकंदर हयात खान ने सरकार बनाई थी, है ना। पार्टी की इस सफलता ने यह साबित कर दिया था कि पंजाब के विशिष्ट सामाजिक आर्थिक संदर्भ में वर्ग और कृषि संबंधी पहचान राजनीतिक नामंदी के प्राथमिक आधार के रूप में धार्मिक पहचान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। यूनियनिस्ट पार्टी जो सरकार ने जो 1937 के सिकंदर जिन्ना समझौते के तहत गठबंधन व्यवस्था के माध्यम से अपने अंतर सांप्रदायिक स्वरूप को बनाए रखा था, और जिसके तहत विधानसभा में पंजाब मुस्लिम लीग के सदस्यों ने यूनियनिस्ट पार्टी सरकार का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि यूनियनिस्ट पार्टी ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से अलग अपनी विशेष पहचान बनाकर रखी थी। ठीक है दोस्तों, मैंने इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि जो मॉडर्न का सेक्शन है इससे 25 से 30 क्वेश्चन, 23 से 25 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन ये जो बन किया है ये तो रिपीट होगा नहीं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं एक एक पॉइंट खुद से पढ़ रहा हूँ और आपको उसको एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर रहा हूँ, तो ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय चुनाव, कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा, और वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। देखिए इसका सही क्रम क्या होगा। दूसरा है, ये पहले नंबर पर होगा, पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लें।
जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय चुनाव फरवरी 1937 में आयोजित कराए गए थे, जो कि नए संवैधानिक ढांचे के तहत प्रांतीय स्वशासन पर पहला बड़ा सुधारण था। ठीक है, तो कांग्रेस ने इन चुनावों में भाग लिया था और कई प्रांतों में निर्णायक बहुमत से जीत भी हासिल करी थी और अंततः गवर्नर की विशेष शक्तियों को लेकर अंग्रेजों के साथ अपने शुरुआती गतिरोध को सुलझाने के बाद जुलाई 1937 में सरकार बन गई थी। ठीक है ना। वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना की बात करें तो ये अक्टूबर 1937 में ही लागू की गई थी, जब गांधी जी ने वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके बाद जो विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया था और अगले कुछ महीनों में इस योजना को एक व्यापक शिल्प केंद्रित शैक्षिक दर्शन के रूप में औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण के लिए एक खाका तैयार करना था, जिसमें स्वतंत्र भारत के लिए नियोजित आर्थिक विकास पर विचार विमर्श के लिए विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, उद्योगपति और कांग्रेस नेता बनाए गए थे, शामिल थे। ठीक है ना। और 1939 वाला ये देखें, अक्टूबर-नवंबर 1939 में फ्रांस कांग्रेस सरकारों के इस्तीफे की घटना वायसराय लिनलिथगो द्वारा निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी की एक तरफा घोषणा के बाद घटी थी, है ना, जिससे कांग्रेस कार्य समिति को अपने सभी प्रांतीय मंत्रालयों को इस्तीफा देने का निर्देश दे दिया गया था, है ना। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें क्या रहा है कि पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट में से किसके संबंधित थी। ब्रिटिश युद्धकालीन नीतियों की आलोचना से संबंधित, संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिशें थी, पंजाब में सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए थी, कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रालयों के खिलाफ आरोप की थी, या फिर ये ऑप्शन नहीं इसको लगाना चाहते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर डी रहेगा। कांग्रेस के जो प्रांतीय मंत्रालय थे ना उसके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट जारी करी थी, है ना। ये रिपोर्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका ध्यान रखना कि इसका उद्देश्य क्या था, बस यही है। हाँ, थोड़ा शरीफ रिपोर्ट देख लें। देखो, हाँ, शरीफ रिपोर्ट देखें, जिसे औपचारिक रूप से कांग्रेस सरकारों के अधीन मुसलमानों की स्थिति पर रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट 1939 में A.K. शरीफ की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी और विशेष रूप से बिहार पर केंद्रित थी, है ना। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से पढ़ रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से सुने। जिससे मुस्लिम लीग के इस आरोप को और अधिक विस्तार से बताया गया था कि कांग्रेस सरकारें व्यवस्थित रूप से मुस्लिम हितों की उपेक्षा या दमन कर रही थी, है ना। तो शरीफ रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, विशेष रूप से मुसलमानों की स्थिति की लेकर के हैं, और ये कहाँ से रिलेटेड, विशेष रूप से बिहार में। ठीक है ना। और ये रिपोर्टें किसने प्रकाशित करी थी, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ये दोनों रिपोर्टें जो मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करती थी, है ना। अब इसका उपयोग कांग्रेस के विरुद्ध मुस्लिम जनता को लामबंद करने और ये सब जो दुश्मन ऊपर पड़ा वही है ना। और थोड़ा देख लें कि लेकिन 1940 के लाहौर प्रस्ताव से पहले के महत्वपूर्ण वर्षों में कांग्रेस लीग के विभाजन को और गहरा करने में इनका राजनीतिक प्रभाव निर्विवाद था इन्हीं रिपोर्टों का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर चुनाव जीता था। सुभाष चंद्र बोस ने निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था और जवाहरलाल नेहरू को योजना आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बताइए, चौथे का आंसर बी रहेगा, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन में कौन सी घटना घटी थी ना, ये स्टेटमेंट कह रहा है, तो इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, है ना, 1913 के हरिपुरा अधिवेशन में। बस यही इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन देने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने वर्धा प्रस्ताव में कौन सी शर्त रखी थी। तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता देना, पाकिस्तान का निर्माण करना, रियासतों को सत्ता का हस्तांतर करना और पृथक निर्वाचक मंडलों का उन्मूलन करना। ठीक है, अब इसका आंसर देखें तो इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता देना की बात इसमें कही गई थी। क्यों? क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम गांधी जी और बाकी भी जो नेता ये सोच रहे थे कि मतलब बहुत सारे ऐसे आंदोलन चल रहे थे उस टाइम पे, बहुत विद्रोह भी हो रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, और उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो आर्थिक स्थिति वो भी कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि भारतीय उद्योग काफ़ी पनपने लगे थे, क्योंकि जितने भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो हथियार वगैरह थे वो हमारे ही जैसे बिरला वगैरह जो कंपनियाँ हैं, स्टील है, ये सब वही सप्लाई कर रही थी, है ना। तो ये सब मुद्दा उस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चित में रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश नीति के उद्देश्य के रूप में डोमिनियन स्टेटस की घोषणा की गई थी। वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का प्रस्ताव रखा गया था। अल्पसंख्यक को आश्वासन दिया गया कि उनकी सहमति के लिए बिना कोई भी संवैधानिक व्यवस्था उन पर थोपी नहीं जाएगी। बताइए अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था।
वैसे जो अगस्त प्रस्ताव है इसके तीनों उद्देश्य सही हैं, यानी कि इसमें तीनों बातें कहीं कहीं थी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश सेना की वापसी को मजबूर करना, तत्काल वापसी को मजबूर करना था। ब्रिटिश युद्ध सैन्य प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित किए बिना अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर देना था। प्रांतों में बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव का विरोध करना था। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी रहेगा, यानी कि इसका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो मेन उद्देश्य था वो ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित किए बिना अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर देना था, है ना। तो ये इसका है, क्योंकि गांधी जी विशेषकर ना इस समय कोई व्यापक जन आंदोलन नहीं चलाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युद्धकालीन स्थिति संवेदनशील थी और वे ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहते थे जिससे उस समय ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को सीधा नुकसान पहुंचे। तो इसलिए चुनिंदा व्यक्तियों को, जिनमें विनोबा भावे थी, पहले सत्याग्रही थे। ध्यान रखना पूछ सकता है कि इसमें कौन पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे पहले थे और बाद में जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। सार्वजनिक रूप से युद्ध विरोधी बयान देते और गिरफ्तारी देने के लिए इनको चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित निम्नलिखित व्यक्तिगत सत्याग्रह को महात्मा गांधी द्वारा उनके चयन के सही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों ने बनाया है, ठीक है ना। ये क्रम बीपीएससी हमेशा पूछता है। देखिए, क्या जवाहरलाल नेहरू हैं, विनोबा भावे हैं, ब्रह्मदत्त हैं? बताइए कौन है? ए 2 1 3, बी 1 2 3, सी 3 2 1, डी 2 3 1। देखिए 8वें का उत्तर इसमें ए रहेगा, यानी कि पहले विनोबा भावे को चुना था जो कि पहले सत्याग्रही थे, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था। और इसमें फिर जवाहरलाल नेहरू आएंगे, फिर आपके ब्रह्मदत्त आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस क्रम पूछा जा सकता है, बाकी इनकी डिटेल में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बीपीएससी इतना डेप्थ नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में प्रसिद्ध करो या मरो का नारा कहाँ दिया था? जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधिवेशन में, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में। देखिए इसका सही आंसर सब जानते हैं बी है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के जो ग्वालियर टैंक के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में ये करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों से संबंधित निम्नलिखित युगमों पर विचार करें। बलिया जो सरकार थी वो चित्तू पांडे से संबंधित थी, तामलुक सरकार जाति सरकार थी और सतारा प्रीति सरकार थी। बताइए क्या इसका 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 या सभी कथन इसके सही हैं? देखिए इसका आंसर डी होगा, इसके सभी जो कथन हैं वो सभी सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मातंगनी हजारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस घटनाक्रम से संबंधित हैं? भूमिगत कांग्रेस रेडियो नेटवर्क, तामुल्क में स्थापित समानांतर सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेना की रानी झांसी रेजिमेंट, बॉम्बे कपड़ा श्रमिक की हड़ताल। देखिए इसका आंसर डी रहेगा, यानी कि जो मातंगनी हाजरा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो थी बॉम्बे कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल से संबंधित थी, यानी घटनाक्रम से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए की उत्पत्ति के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसके प्रारंभिक गठन में मोहन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेजर फुजिवारा ने इस उद्देश्य के लिए भारतीय युद्धबंदियों को संगठित करने में सहायता की थी। रास बिहारी बोस ने बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। बताइए 12वीं का आंसर ए रहेगा, यानी कि 1 और 2 इसके रहेगा। ठीक है, अब तीसरा इसमें कथन क्यों गलत है, जैसे आइए देखते हैं। जो रास बिहारी बोस थे ना, तो बर्लिन में आईएनए की स्थापना नहीं की थी और वे 1915 से जापान में निर्वासन में रह रहे थे, है ना। तो और पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता लीग से जुड़े प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने बैंकॉक सम्मेलन में स्वतंत्रता लीग से जुड़े उन्होंने बैंकॉक सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें आईएनए को राजनीतिक दिशा प्रदान की थी। आईएनए का जो उदय था वो दक्षिण पूर्व एशिया में विशेष रूप से सिंगापुर में हुआ था, ना कि बर्लिन में, है ना। तो इसलिए कथन गलत हो जाएगा। और बाकी आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस थे तो 1943 में साउथ ईस्ट एशिया पहुंचे थे और बाद में उन्होंने नेतृत्व संभाला था और आज़ाद हिंद सरकार के नेतृत्व में आईएनए को एक अधिक प्रभावी शक्ति के रूप में पुनर्गठित किया था, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर 13 देखें, इसमें बेसिकली बोल रहा है कि शिमला सम्मेलन के संबंध में कथनों पर विचार करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में सभी मुस्लिम सदस्यों को केवल
मुस्लिम लीग द्वारा ही नामित किया जाना चाहिए। कांग्रेस का यह दावा था कि मुसलमानों सहित सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है कि वार्ता में विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सफल गठन हुआ था। बताइए, इसके दो कथन सही रहेंगे, यानी कि इसका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा वाला कथन भी सही है, लेकिन तीसरा वाला कथन गलत है। इसमें कह रहा है ना कि इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सफल गठन हुआ था, बल्कि ऐसा नहीं है। शिमला सम्मेलन असफल रहा था। लॉर्ड वेविल मुस्लिम प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर गतिरोध को तोड़ने में असमर्थ रहे थे और उन्होंने जुलाई 1945 में बिना किसी समझौते के सम्मेलन स्थगित कर दिया था। परिणाम स्वरूप शिमला सम्मेलन से कोई अंतरिम सरकार नहीं बन पाई थी, है ना, तो इसलिए ये कथन गलत होगा, यानी इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। 14 में कह रहा है कि 1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठान में शुरू हुआ था? क्या HMIS हिंदुस्तान, HMIS तलवार, INS विक्रांत या बॉम्बे डॉकयार्ड मुख्यालय? देखिए, इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि HMIS तलवार में शुरू हुआ था। अब थोड़ा इसके बारे में देख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो कि 18 फरवरी और 1946 को तत्कालिक वजह बॉम्बे में स्थित सिग्नल प्रशिक्षण संस्थान यानी कि HMIS तलवार में थी, जहां लगभग 1100 भारतीय नौसैनिक हड़ताल पर चले गए थे। ठीक है ना, तो तत्काल सामने आई शिकायतों में, रुकिए, क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो इसमें क्या रीज़न क्या था? तत्काल सामने आई शिकायतों में निम्नलिखित शिकायतें शामिल थीं। अब ये स्टेटमेंट में आपको दे सकता है कि कौन सी वो शिकायतें थी जिसकी वजह से विद्रोह जो उखड़ा था। भोजन की गुणवत्ता और रहने की स्थिति बहुत ख़राब थी, ठीक है ना। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नस्ली भेदभाव दुर्व्यवहार करना, व्यापार, उपनिवेशिक असमानता और आईनी मुकदमों के बाद उत्पन्न राष्ट्रवादी माहौल को लेकर गहरा असंतोष, ठीक है ना। और इसका एक विशेष प्रत्यक्ष कारण कमांडर अर्थात जो फ्रेडरिक किंग नहीं थे, उनका आचरण था। बहुत खतरनाक, वो मतलब बहुत गंदा आचरण उनके साथ करते थे, इसलिए विद्रोह हुआ था। तो जिनके कारण भारतीय सैनिकों के प्रति नस्लीय रूप से अपमानजनक व्यवहार ने तनाव को और बढ़ा दिया था। यह हड़ताल जल्द ही बॉम्बे में ही सफल हो गई थी, जिसमें HMI सतलुज यानी कि HMIS जमुना, कैसल बैरक और फोर्ट बैरक के रेटिंग स्टेशनों में एकजुटता दिखाते हुए इसमें हिस्सा लिया गया था। HMIS हिंदुस्तान इस विद्रोह की शुरुआत में शामिल नहीं था, क्योंकि यह कराची में तैनात था और विद्रोह के भौगोलिक रूप से फैलने के बाद इसमें शामिल हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर 15 देखें तो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कथनों पर विचार करें। चंपारण किसी समिति ने 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश करी थी। इस समिति ने किसानों से वसूले गए सभी अवैध बकाये पूरी तरह से वापस करने की सिफारिश करी थी और राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी जैसे कई शिक्षित मध्यम वर्गीय नेताओं ने आंदोलन के दौरान गांधी जी की सहायता की थी। बताइए, देखिए इसका आंसर सी रहेगा, है ना। तो सी इसलिए रहेगा, कोई पहला और तीसरा तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। इसमें बात कर रहा है ना कि इस समिति ने किसानों को वसूले गए सभी अवैध बकाये कर पूरी तरह वापस करने की सिफारिश नहीं करी थी, बल्कि समिति ने जो अवैध वसूली को पूरी तरह वापस नहीं किया था, और बल्कि इसके बजाय उसने किसानों से एकत्र किए गए अवैध बकाये का केवल 25% हिस्सा वापस करने की सिफारिश करी थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक अलग पाकिस्तान को गंभीर आर्थिक और प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों में गैर मुस्लिम आबादी काफ़ी अधिक थी, जिससे विभाजन समयग्रस्त हो गया था। ब्रिटिश संसद सैद्धांतिक रूप से भारत के विभाजन के खिलाफ थी। बताइए, केवल 1-2, बी केवल 2-3, सी केवल 1-3, डी 1-2-3 तीनों सही हैं। बताइए, देखिए क्वेश्चन नंबर जो सी है 16 है, इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि 1 और 2 तो सही हैं। कैबिनेट मिशन में जो संप्रभु पाकिस्तान की मांग को खारिज करने के लिए उपरोक्त में से कौन से कारण बताए गए थे? तो कारण, पहला तो कारण ठीक था, दूसरा भी कारण ठीक था, लेकिन जो ब्रिटिश संसद सैद्धांतिक रूप से भारत के विभाजन के खिलाफ थी, ये सही नहीं था, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से वो कभी भी नहीं थी। वो बात करती थी कि आपको डोमिनेट स्टेटस देंगे, इस तरीके से बात करती थी। आइए पढ़ते हैं। इसमें मतलब पाकिस्तान को अस्वीकार करने के औपचारिक कारण के रूप में ब्रिटिश संसद के विरोध का हवाला नहीं दिया गया था, बल्कि कैबिनेट मिशन की आपत्तियों को व्यवहारिक संवैधानिक संदर्भों में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संसदीय अनिच्छा के बजाय प्रशासनिक व्यवहार्यता, आर्थिक व्यवहार्यता, रक्षा संबंधी विचार और जनसांख्यिकी की वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसलिए ये कथन गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। तो 17 कह रहा है कि प्रथम कार्रवाई के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
कह रहे कौन सा कथन गलत है। कैबिनेट मिशन ढांचे के विफल होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका आह्वान किया था। इसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक हिंसा हुई और इसे ग्रेट कलकत्ता हत्याकांड के नाम से जाना जाता था। यह HS सोहरावर्दी बंगाल में घटी घटनाओं से जुड़े हुए थे। इसे औपचारिक रूप से पंजाब में यूनानिस्ट पार्टी की सरकार द्वारा एक समन्वित अखिल भारतीय राजनीतिक लामबंदी के हिस्से के रूप में समर्थन दिया गया था। देखिए इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है और C वाला भी ठीक है, लेकिन D वाला कथन गलत है ना। जो D वाला गलत है इसका देख लें क्यों गलत है कि पंजाब में जो मलिक खिजर हयात दीवाना के नेतृत्व वाली यूनानिस्ट पार्टी मुस्लिम लीग की अखिल भारतीय लामबंदी रणनीति के अनुरूप नहीं थी। इसके विपरीत खिजर के मंत्रालय ने जो लीग के दबाव का विरोध किया था और 1947 में इनके इस्तीफे तक दोनों के बीच राजनीतिक टकराव तेज होता चला गया था, है ना। इसलिए क्वेश्चन ये गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। एटली की 20 फरवरी 1947 की घोषणा में निम्नलिखित में से किसी घोषणा की गई थी। भारत को तत्काल स्वतंत्रता प्रदान करना, एक कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अनिवार्य सामूहिकीकरण की योजना को स्वीकृति देना, या पाकिस्तान को तत्काल एक अलग डोमेन के रूप में स्थापित किए देना, या D 30 जून 1948 तक सत्ता का हस्तांतरण उत्तरदायी भारतीय हाथों में होना चाहिए। देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो C रहेगा, यानी कि पाकिस्तान को तत्काल एक अलग डोमेन के रूप में स्थापित करने की बात की गई थी 1947 में। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हैदराबाद को भारतीय संघ में एकीकृत करने के संबंध में कथनों पर विचार करें। हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में विलय करने का विरोध किया और जो राजाकारों ने एकीकरण के विरोध में हैदराबाद सरकार का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। बताइए ये कथन दोनों सही हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण सत्याग्रह से जुड़े थे। राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा और विपिन चंद्र पाल। देखिए इसका आंसर B रहेगा, यानी कि 1 2 3। अब विपिन चंद्र पाल थे वो जुड़े हुए नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो विपिन चंद्र पाल थे वो एक प्रमुख उग्रवादी राष्ट्र नेता थे, लेकिन वे चंपारण सत्याग्रह से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे। ठीक है ना, इसलिए ये कथन गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया था। राष्ट्रपिता, वन मैन बाउंड्री फोर्स, आर्किटेक्ट ऑफ पीस, साबरमती के संत। बताइए। देखिए माउंटबेटन ने उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स नामक उपाधि से उपाधि उनको दी थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। इसमें कह रहा है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना। तो यानी कि वो 1925 में हुई। इसका आंसर B सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में विचार करें। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की थी। इस पहले सम्मेलन के दौरान इंदु दयाल याग्निक को आधिकारिक तौर पर महासचिव नियुक्त किया गया था। इसने 1936 में किसान घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर रहेगा। इसका 1 2 3 इसके तीनों सही रहेंगे। इसका 1 और 3 सही रहेगा। हाँ, इसका 2 का स्टेटमेंट गलत रहेगा। अब क्यों गलत रहेगा देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इससे पहले सम्मेलन के दौरान इंदु लाल याग्निक को आधिकारिक तौर पर महासचिव नियुक्त किया गया था। बल्कि देखो इसमें सही क्या होगा। इसका आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख कृषि नेता NG रंगा को महासचिव चुना गया था। ये तो बात सही है, लेकिन वहीं इंदु दयाल याग्निक को संगठन के प्रकाशनों के प्रबंध का कार्यभार सौंपा गया था, ना कि महासचिव का, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। 24 कह रहा है कि स्थानीय जमींदार के गुंडों द्वारा किसकी हत्या ने तेलंगाना संघर्ष के उग्रवादी चरण को त्वरित रूप से जन्म दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। 24 कह रहा है, हाँ बताइए, इसका मखदूम मोहिउद्दीन है, या P सुंदरिया हैं, या डोडी कोमरैया हैं, या रवि नारायण रेड्डी हैं। बताइए कौन है। देखिए इसका आंसर C रहेगा, यानी कि डोडी कोमरैया। आइए इसके बारे में देख लें। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट ज़्यादा हैं, थोड़ा मैं अच्छे से पढ़ दूँगा आपको ताकि आपको ठीक समझ में आए। 1940 में बिश्नूर देशमुख के सशस्त्र समर्थकों द्वारा स्थानीय ग्राम उग्रवादी डोडी कमरे के लक्षित हत्या ने बड़े पैमाने पर सशस्त्र विद्रोह के तत्कालिक उत्प्रेरक किया था। ठीक है ना। तो मखदूम मोहिउद्दीन, P सुंदरैया और रवि नारायण रेड्डी प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने रणनीतिक रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके एक्स्ट्रा तथ्य थोड़ा देख लें ताकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा मुझे लग रही है। देखिए तेलंगाना विद्रोह 1946 से 51 तक चला था। ठीक है। इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध कहा गया है। ठीक है। वेटी प्रणाली की बात करें तो वेटी प्रणाली क्या है, ये पूछ सकता है कि ये क्या है। इसके अंतर्गत जमींदारों विशेषकर देशमुखों और
जागीरदारों द्वारा किसानों से नियमित रूप से बिना परिश्रम के जबरन कृषि श्रम कराया जाता था। ठीक है, ये एक शोषणकारी प्रथा स्थानीय तौर पर वेट्टी कहलाती थी, है ना। आंध्र महासभा का मंच, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आंध्र महासभा के क्षेत्रीय मंच का उपयोग करके ग्रामीण जनता को संगठित किया था। अगर दलम की बात करें तो किसान कार्यकर्ताओं ने दलम के नाम से सशस्त्र गेरिल्ला दस्ते संगठित किए थे और ग्राम राज्य क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं ने लगभग 3000 गाँवों में ग्राम राज्य नामक समानांतर प्रशासनिक संरचनाएं सफलतापूर्वक स्थापित करी थी। बस इतना याद पढ़ लीजिए, इतना हो जाएगा अपना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, मैंने मैक्सिमम फैक्ट आपके कवर कर दिए हैं। 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के संबंध में कौन सा कथन सही है? कितने कथन सही हैं? श्रमिकों को दिए जाने वाले प्लेस बोनस को वापस लेने के लेकर विवाद खड़ा हो गया था। महात्मा गांधी ने श्रमिकों के लिए 50% वेतन वृद्धि की मांग की थी। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान अपना पहला आमरण अनशन किया था और आखिरकार ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों के लिए 35% वेतन वृद्धि का फैसला सुना दिया था। बताइए। देखिए, इसका पहला भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला कथन है वो गलत है। अब देखिए क्यों गलत है। गांधी जी ने मजदूरों को सलाह दी थी कि वे मूल रूप से मांगी गई 50% की बढ़ोतरी के बजाय मजदूरी में 35% की बढ़ोतरी की मांग करें, है ना। 50 की बजाय 35। ये गांधी जी ने नहीं कहा था कि 50% हम वेतन वृद्धि की मांग को स्वीकार कर लेंगे, इतना मांग करिए आप। और क्वेश्चन नंबर 26 देखें। 6 में कह रहा है कि अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के संबंध में कौन कथनों पर विचार करें। जवाहरलाल नेहरू की 1939 के लुधियाना अधिवेशन के दौरान औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन ने रियासती राज्यों के आंदोलन में प्रत्यक्ष संस्थागत हस्तक्षेप की आधिकारिक शुरुआत की थी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, इसका आंसर बी सही रहेगा, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। अब क्यों गलत है देखते हैं। अच्छा, इसमें ये कह रहा है ना कि कथनों में से कौन सा कथन गलत है ना। तो पहला वाला तो सही है और दूसरा वाला गलत है। तो दूसरा वाला जो गलत है वो क्यों है वो देख लेते हैं। जो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था तो संस्थागत कांग्रेस द्वारा हस्तक्षेप न करने की नीति को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा गया था। ठीक है ना। इसके बाद जो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था वो औपचारिक रूप से रियासतों के राजनीतिक आंदोलनों में प्रत्यक्ष संगठनात्मक हस्तक्षेप का समर्थन किया गया था। और एक्स्ट्रा तथ्य थोड़ा देख लें तो इसमें नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हाँ, 1900 देखो, बलवंत राय मेहता, मानिक लाल कोठारी और जी.आर. अभयंकर ने 1927 में आयोजित पहले सम्मेलन के प्रमुख आयोजक के रूप में कार्य किया था। बस इतना ज़्यादा फैक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। 1940 के समझौता विरोधी सम्मेलन के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में रामगढ़ में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसने एक अस्थायी रणनीति के रूप में ब्रिटिश साम्राज्यवादी अधिकारियों के साथ समझौते का समर्थन किया था। बताइए। देखिए, इसमें सी यानी केवल 3, इसमें कह रहा कौन सा कथन गलत है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अगर गलत की बात करें तो इसमें तीसरा कथन गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों है इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ना कि इसने एक अस्थायी रणनीति के रूप में ब्रिटिश साम्राज्यवादी अधिकारियों के साथ समझौते का समर्थन किया था। ये कथन गलत है। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसमें कह रहा है कि समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता के साथ किसी भी प्रकार के समझौते का विरोध करने और उसे स्वीकार करने के लिए किया गया था। और इस सम्मेलन ने ब्रिटिश शासन की तत्काल और बिना शर्त की समाप्ति की मांग और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक स्वतंत्र या संयुक्त जन संघर्ष का आह्वान किया था। सम्मेलन का नाम ही समझौता विरोधी था और अपने विशेष सरकार के साथ किसी भी प्रकार के वार्ता या सामरिक समझौते के प्रति उसके मूलभूत स्वीकृति को दर्शाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। इसमें सही मिलान पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही ढंग से सुमेलित है ना, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक और संबंधित राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़ा संबंधित है। मोइरांग की बात करें तो भारतीय धरती पर भारतीय सेना द्वारा स्वतंत्र भारत का ध्वज पहली बार फहराया गया था। साइगोन की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ गया था। और बैंकॉक के देखें तो समझौता विरोधी सम्मेलन, नागपुर INA मुकदमा। बताइए। देखिए 28 का कह रहा है कि कौन सी घटना सही सुमेलित है। तो 28 का ए सही रहेगा, यानी कि जो मोइरांग था वो भारतीय धरती पर भारतीय सेना द्वारा स्वतंत्र भारत का ध्वज, जो भारत का ध्वज पहली बार यहाँ पर फहराया गया था। ठीक है। अब 2 क्यों गलत है साइगोन वाला। देखो, जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था ना वो साइगोन में नहीं हुआ था, बल्कि इसकी स्थापना 3 मई 1939 को भारत में हुई थी। और शुरुआत में ये कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी एकजुटता मंच के रूप में स्थापित हुआ था। और
जो समझौता विरोधी जो सम्मेलन है वो मार्च 1940 में रामगढ़ के, जो कि वर्तमान आपका झारखंड में पड़ता है, में आयोजित किया गया था, ना कि बैंकॉक में, है ना। जो समझौता विरोधी सम्मेलन है ना, वो आपका बैंकॉक में नहीं बल्कि जो रामगढ़ में आयोजन हुआ था, है ना। तो बैंकॉक का संबंध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के व्यापक दक्षिण पूर्व एशिया नेटवर्क से है, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता लीग की गतिविधियों से जुड़ा हुआ माना जाता है। अब चौथा क्यों गलत है नागपुर आईएनए मुकदमा, यानी देखो नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे शुरू हुए थे, जहां शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों सहित आईएनए अधिकारियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। नागपुर का संबंध आईएनए मुकदमों से नहीं है बल्कि 1940 के फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन से है, जहां पार्टी ने स्वयं को समाजवादी घोषित किया था और सभी सत्ता भारतीय जनता को ये नारा दिया था। ध्यान रखना, ये नारा पूछ सकता है कि किस घटना में दिया गया था, है ना। तो जो नागपुर का संबंध है वो आईएनए मुकदमों से नहीं बल्कि 1940 के जो फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन से है। तो इसी फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन में ही सभी सत्ता भारतीय जनता को का नारा दिया गया था, जो आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन कारणों में विफल रही थी? रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस ने प्रांतीय स्वायत्तता को अस्वीकार कर दिया था, ब्रिटिश संसद ने अधिनियम के लागू होने से पहले ही उसे निरस्त कर दिया था, या मुस्लिम लीग ने संघवाद का विरोध किया था? बताइए क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा है? देखिए इसका ए रहेगा, यानी कि रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। आप जानते हैं जो 1937 में चुनाव हुए थे उसी को लेकर के ये बहुत सारी बातें चल रही थी, है ना। अब किसको कितनी सीटें मिली थी इतना इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा बेसिक से आइडिया रहे वो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। गांधीवादी आंदोलनों और उनके महत्व के निम्नलिखित युगों पर विचार करें। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी द्वारा पहला सविनय आंदोलन था, और अहमदाबाद मिल गांधी द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल, और खेड़ा सत्याग्रह भारत में पहला असहयोग आंदोलन, है ना। तो इसके तीनों युग में सही सम्मिलित हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं डेट बता दूं कि देखो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल 1918 में हुई थी, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। तीनों की डेट याद रखना, ये मिलान करने को आगे बीपीएससी पूछ सकता है, और बल्कि पीसीएस में तो ये पूछा भी है ना। पीसीएस का जब आप पीसीएस का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 1937 में कांग्रेस सरकारों के गठन के संदर्भ में कथन पर विचार करें। गवर्नर के विवेकाधीन अधिकारों के कारण कांग्रेस ने शुरू में मंत्रालयों का गठन करने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस की सरकारें लगभग 28 राज्यों तक सत्ता में रही थीं, और चुनाव परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस ने तुरंत पदभार ग्रहण कर लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इसके दो स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि पहला इसका सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है ना। तो कह रहा है इसमें चुनाव परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस ने तुरंत पदभार नहीं संभाला था, है ना। कांग्रेस ने फरवरी 1937 में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद तुरंत सत्ता का पदभार नहीं संभाला था, बल्कि परिणाम घोषित होने और जुलाई 1937 में कांग्रेस सरकारों के गठन के बीच लगभग 4 से 5 महीने का अंतराल रहा था। तो इस दौरान कांग्रेस नेतृत्व और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच गवर्नर की विशेष शक्तियों को लेकर निरंतर बातचीत और पत्राचार हुआ था। जानबूझकर इनकार करने की यह अवधि स्वयं कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान था, जो यह दर्शाता है कि यह एक ऐसे संवैधानिक ढांचे के तहत मात्र एक प्रशासनिक उपकरण के रूप में कार्य करने को तैयार नहीं था, जिससे वह मूल रूप से असहमत थी, और जब तक कि उसे वास्तविक रूप से जिम्मेदार सरकार का पर्याप्त आश्वासन नहीं दिया गया था। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। 32 में कह रहा है कि 1939 में कांग्रेस सरकारों ने निम्नलिखित में से किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेटस को अस्वीकार कर दिया था, या भारत को बिना किसी परामर्श के द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार घोषित कर दिया था? यही इसका आंसर सही रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उसमें, क्योंकि हमको आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। इसमें कह रहा है कि लाहौर संकल्प 1940 के संबंध में कथनों पर कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, गलत, सही नहीं पूछ रहा है। इसमें इसे लोकप्रिय रूप से पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाने लगा, और इसे फजलुल हक ने प्रस्तावित किया था, और सिकंदर हयात खान इससे जुड़े हुए थे, और इसमें स्पष्ट रूप से पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचार करें। अटलांटिक चार्टर, एशिया में जापानी सेना का आगे बढ़ना, और रूजवेल्ट और चियांग काई शेक का दबाव। बताइए 34 का क्या रहेगा? इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही रहेंगे। इसमें कह रहा है ना कि किस घटनाक्रम ने 1941-42 में भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव बढ़ाने में योगदान दिया था, वो तीनों कथन सही हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखें।
इसमें कह रहा है कि 1918 का खेड़ा सत्याग्रह मुख्य रूप से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? यूरोपीय बगान मालिकों द्वारा नील की जबरदस्ती खेती से, सूखे के कारण फसल बर्बाद होने के बावजूद भारी कराधान से, ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट लागू किया जाना, या कपड़ा मिल श्रमिकों की मजदूरी में कटौती करना। इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि मेन जो कारण था वो सूखे के कारण फसल बर्बाद होने के बावजूद भारी कराधान था, है ना। तो इसी की वजह से खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत नेतृत्व और प्रतिरोध के संबंध में कथनों पर विचार करें। ठीक है, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे। अरुणा आसफ अली ने भूमिगत प्रतिरोध को असंगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सुचिता कृपलानी भूमिगत संगठनात्मक कार्यों से जुड़ी थी। और राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के गुप्त रेडियो अभियानों का नेतृत्व किया था। देखिए, इसका आंसर बी सही रहेगा। 1, 2, 3 यानी कि तीनों के स्टेटमेंट सही, लेकिन चौथा गलत है। अब चौथा क्यों गलत है? इसमें जो कह रहा है ना कि राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के गुप्त रेडियो अभियानों का नेतृत्व किया था, बल्कि ऐसा नहीं है। बल्कि जो उषा मेहता थी वो अंडरग्राउंड गुप्त रेडियो का संचालन कर रही थी, है ना। तो इसका आंसर ये सही गलत रहेगा, सही ये होगा उषा मेहता। 37 देखें, निम्नलिखित में से किसने 1943 के बंगाल अकाल में योगदान दिया था? तटीय बंगाल में झुलसी हुई धरती की रणनीति, युद्ध उद्देश्यों के लिए खाद्य आपूर्ति का डायवर्जन, और जमाखोरी और मुनाफाखोरी। देखिए, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आप जानते हैं बहुत एक ख़तरनाक तरीके का जो अकाल पड़ा था, जिसमें काफ़ी लाख लोगों की संख्या में लोग मर गए थे, है ना। तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है मॉडर्न के इतिहास में। जैसे ये सब अंग्रेज़ों की काली जो कारतूसी थी उसी का ये परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA की निम्नलिखित सैन्य रचनाओं और उनके कमान अधिकारियों की भूमिका पर विचार करें। सुभाष ब्रिगेड शाहनवाज खान, गांधी ब्रिगेड इनायत कियानी, और नेहरू ब्रिगेड प्रेम कुमार सहगल, बहादुर ग्रुप शौकत अली मलिक। देखिए, इसके 3 स्टेटमेंट सही हैं। पहला भी इसका मिलान सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा सही नहीं है। इसमें जो नेहरू ब्रिगेड थे वो प्रेम कुमार सहगल नहीं थे, बल्कि कमान गुरबख्श सिंह ढिल्लो के पास थी ये कमान। ठीक है ना, बाकी 1, 2, 4 सही हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखें। 39 में कह रहा है, देसाई लियाकत समझौते के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसमें अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समानता का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आधिकारिक तौर पर अनुमोदित किया गया था। बताइए, इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि इसका कथन ए सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, अब दूसरा क्यों गलत है इसके बारे में थोड़ा आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने आधिकारिक तौर पर अनुमोदित किया था, बल्कि ऐसा नहीं है। इस समझौते को कांग्रेस या मुस्लिम लीग में ही किसी में ने भी औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं दी थी, यानी दोनों ने स्वीकार किया था इसको। ठीक है, हालांकि बातचीत में शुरू में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन बाद में दोनों पक्षों ने इससे दूरी बना ली थी। जिन्ना ने इस बात से इनकार किया था कि लियाकत अली खान को लीग को और ऐसा समझौता करने का अधिकार था, जबकि गांधी सहित कांग्रेस नेतृत्व ने देसाई की पहल का आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं किया था, क्योंकि ये बिना औपचारिक अनुमति की गई थी। और परिणामस्वरूप क्या हुआ था, यह व्यवस्था एक अनौपचारिक राजनीतिक समझौता बनकर रह गई, जो बिना अमल में आए ही ख़त्म हो गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। इसमें कह रहा है कि देखो, कथन और कारण वाला बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कर वसूली स्थगित करने और किसानों को जब्त की गई संपत्ति लौटाने पर सहमत हो गई थी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, इसका कारण और कथन दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखें। निम्नलिखित में से INA अधिकारी ने बर्मा में माउंट पोपा अभियान के दौरान दूसरी इन्फेंट्री रेजिमेंट की कमान संभाली थी? गुरबख्श सिंह ढिल्लो ने, बुरहान उद्दीन ने, प्रेम कुमार सहगल ने, शाहनवाज खान ने। बताइए। देखिए, उसकी जो कमान थी वो प्रेम कुमार सहगल ने संभाली थी। 1946 की अंतरिम सरकार में विभागों के आवंटन के संबंध में कथनों पर विचार करें। सरदार बलदेव सिंह रक्षा, जोगिंदर नाथ मंडल श्रम, CH भाभा निर्माण कार्य, और खान और बिजली, और गजनफर अली खान संचार। बताइए, A, B, C, D में से कौन सा कितने इसमें कथन सही सुमेलित हैं? क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इसमें 2 सुमेलित हैं। पहला आपका सुमेलित ठीक है, जो सरदार बलदेव सिंह थे उनको रक्षा डिपार्ट अलॉट किया गया था। क्वेश्चन जो कथन 2 है वो गलत है। जो जोगिंदर नाथ थे ना, उनको वित्त मंत्रालय दिया गया था, ना कि श्रम। ठीक है, तीसरा बिल्कुल सही है। चौथा देखें, चौथा क्यों गलत है? जो गजनफर अली खान थे ना, उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था, ना कि संचार, इसलिए ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें।
इसमें कह रहा है दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक के संबंध में कथनों पर विचार करें। मुस्लिम लीग ने कार्यवाही का बहिष्कार किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और इस उद्घाटन सत्र के दौरान भारत के संविधान की औपचारिक रूप से अपनाया गया था। 43 देखिए 43 में 1 और 2 तो सही हैं, लेकिन तीसरा वाला कथन गलत है। इस उद्घाटन के सत्र के दौरान भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया था, बल्कि ऐसा नहीं था। 1946 के उद्घाटन सत्र के दौरान संविधान को स्पष्ट रूप से अपनाया नहीं गया था। संविधान सभा को अपना काम पूरा करने में लगभग 3 साल का विचार विमर्श लगा था और उसने औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें कि एटली की घोषणा के बाद अंतिम वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड वेवेल को, लॉर्ड लिनलिथगो को, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड इरविन को। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या रहेगा? देखिए जो एटली की घोषणा के बाद अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड लिनलिथगो को नियुक्त किया गया था वायसराय के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नेता खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? नरहरि पारिख, रविशंकर व्यास, सुभाष चंद्र बोस और मोहनलाल पांड्या। कौन सम्मिलित नहीं है ना? तो इसमें आपका 1 भी सम्मिलित नहीं है, 2 भी नहीं है और 4 नहीं है। तो यानी कि 1, 2 और 4 केवल 3 सही है। तो यानी कि 1, 2, 4 आपका 1 यानी कि 45 का बी 3 सही है। हाँ, जो केवल 3 है सुभाष चंद्र बोस वाला वो तो सही है, लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो यानी कि आपका जो 3 है इसका उत्तर बी होना चाहिए। केवल 3 इसमें सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें। हाँ, इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में विलय के होने के साथ ही साथ रियासती शासकों की सभी आंतरिक जो स्वायत्तता थी तत्काल प्रभाव से स्वतः ही समाप्त हो गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने एकीकरण की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाई थी और विलय में पत्र में रक्षा, विदेश मामले और संचार शामिल थे और यथास्थिति समझौतों का उपयोग मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को अस्थायी रूप से बनाए रखने के लिए किया गया था। देखिए इसका पहला तो सरासर गलत होगा, है ना, स्वतः ही समाप्त नहीं हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर 2, 3, 4 रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखें। 1947 में स्थापित सीमा आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भारत में पूर्व में कोई अनुभव न रखने वाले ब्रिटिश कानूनी विशेषज्ञ सर सिरिल रैडक्लिफ को दोनों सीमा आयोग के नियुक्त अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रत्येक आयोग में 4 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल थे, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समान प्रतिनिधित्व था। स्वतंत्रता से पहले अंतिम सीमा निर्धारण को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिया गया था ताकि क्षेत्रीय सीमाओं को पहले से ही स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सके। बंगाल सीमा आयोग को वहां हुए जनमत संग्रह के बाद सिलहट के क्षेत्रीय विभाजन का निर्धारण भी करना था। बताइए 47 का कौन सा आंसर रहेगा? देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, डी भी और डी वाला भी सही है, तो सी वाला गलत होगा। इसमें कह रहा है नहीं, स्वतंत्रता से पहले अंतिम सीमा निर्धारण को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिया गया था, नहीं किया गया था, स्वतंत्रता की बात किया गया था ताकि क्षेत्रीय सीमाओं को पहले से ही स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सके, ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 देखें। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लोग मार्च 1946 में भारत भेजे गए मंत्रिमंडल मिशन के सदस्य थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और लॉर्ड वेवेल। बताइए इसमें 1, 2 और 3 तो सही है, लॉर्ड वेवेल नहीं होगा, यानी कि चौथा आंसर गलत है। इसका आंसर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखें। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संवैधानिक गतिरोध को तोड़ने के लिए वेवेल योजना के तहत प्रस्तुत प्रमुख प्रस्ताव का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? भारत के संविधान के निर्माण हेतु एक संप्रभु संविधान का सभा का पुनर्गठन करना और व्यवसाय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर वायसराय की कार्यकारी परिषद का पूर्ण भारतीयकरण करना और पाकिस्तान को एक अलग संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने की मांग को तत्काल स्वीकार करना और गवर्नर जनरल के पद को उन्मूलन और अंतरिम राष्ट्रीय सरकार को अधिकार हस्तांतरित करना। देखिए इसका जो सही रूप से वर्णन है वो बी कर रहा है ना। जो वेवेल योजना के तहत वो मुख्य प्रस्ताव था वो ये था कि जो वायसराय हैं और कमांडर इन चीफ को छोड़कर जो वायसराय की कार्यकारी परिषद का जो है पूर्ण उसका भारतीयकरण कर देना चाहिए, ये बात उन लोगों ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। पूना पैक्ट के तहत भारतीय जो विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, जो आरक्षण की सीटें थी
वो 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी, यानी इसका आंसर सी सही रहेगा। लगभग 18% सीटें भी दलित वर्गों के लिए आरक्षण कर दी गई थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 51 देखें। इसमें क्या रहा है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में निवल यूनिवर्सिटी के उपनाम से भारत में भाग निकले थे। रहमत खान, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, असलम खान, अकबर शाह। देखिए, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन के नाम से वो भाग निकले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखें। इसमें कह रहा है 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर हुई घटनाक्रमों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोविंद वल्लभ पंत का प्रस्ताव कार्य समिति के गठन में बोस की स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। त्रिपुरी अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और बोस के इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए, इसका सी आंसर सही होगा, यानी कि 1 और 3 तो सही है, लेकिन 2 क्वेश्चन गलत है। अब 2 क्यों गलत है, इसको आइए थोड़ा देख लेते हैं। जो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू, है ना, इसलिए क्वेश्चन गलत होगा ये वाला। नेहरू इससे पहले लखनऊ यानी कि 1936 और फैजपुर 1937 में अधिवेशनों में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे और त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखें। क्वेश्चन नंबर 53 देखें। इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार करें। गुरुवायूर सत्याग्रह के खिलाफन से जुड़ा था और तरावरकोड़ में 1936 में मंदिर प्रवेश संबंधी घोषणा जारी की गई थी और मंदिर प्रवेश घोषणा पत्र में मद्रास प्रेसिडेंसी में सभी जातियों के लिए मंदिर खोल दिए गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा, पहला और दूसरा ठीक है, और तीसरे में सभी जातियों के लिए मंदिर नहीं खोले गए थे, कुछ स्पेसिफिक जाति थी तो उनके लिए खोल दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 54 देखें। मेरठ षड्यंत्र मामले के संबंध में कौन से कथन ठीक हैं। औपनिवेशिक अधिकारियों ने बम्बई में न्यायिक कार्यवाही इस तरह से संचालित की ताकि जूरी द्वारा निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जा सके। औपनिवेशिक प्रशासन ने इस विशेष मुकदमे में किसी भी ब्रिटिश नागरिक पर अभियोग चलाने से सफलतापूर्वक रोक दिया था। देखिए, इसके दोनों आंसर गलत हैं, यानी कि पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। अब क्यों गलत हैं देख लेते हैं इसको। इसमें पहला क्यों गलत है, इसमें कह रहा है कि औपनिवेशिक सरकार ने जानबूझकर मुकदमे का स्थान बम्बई से मेरठ स्थानांतरित कर दिया था ताकि आरोपियों को जूरी ट्रायल के कानूनी अधिकार से वंचित किया जा सके। और कथन 2 देखें क्यों गलत है, तो इसमें अंग्रेज़ों ने अपने ही नागरिकों को अभियोजित होने से नहीं रोका था, बल्कि 3 ब्रिटिश कम्युनिस्टों, इसमें फिलिप्स स्प्रेड थे, ब्रेन ब्रेडली थे और लेस्टर हैचिंसन थे, को भारतीय कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखें। रॉलेट एक्ट 1919 के संबंध में कथनों पर विचार करें। रॉलेट एक्ट को आधिकारिक तौर पर अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता था। यह अधिनियम सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाले रॉलेट आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। इस अधिनियम के तहत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे की हिरासत में डाल दिया जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस अधिनियम का समर्थन किया था। बताइए, इसमें से कितने आंसर सही है, कई स्टेटमेंट सही रहेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 55 है, इसका आपका पहला भी ठीक है, दूसरा, तीसरा या चौथा वाला गलत रहेगा, क्योंकि उन्होंने समर्थन नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। तिभागा आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है कि प्रांतीय विधानमंडल में काश्तकारों की खेती के अधिकारों को स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए बरगदार विधेयक को सफलतापूर्वक पारित किया गया था और भूमि राजस्व आयोग ने स्पष्ट रूप से खेती करने वाले बटाईदारों को फसल का 2/3 हिस्सा देने की सिफारिश की थी। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें पहला गलत है और दूसरा सही है। और पहला गलत है क्यों है, इसको देख लेते हैं। इसमें यद्यपि जो HS सुहरावर्दी के नेतृत्व वाली जो मुस्लिम लीग थी, तो सरकार ने आंदोलन को शांत करने के लिए बरगदार विधेयक पेश किया था, लेकिन शक्तिशाली जमींदारों की तीव्र राजनीतिक पैरवी के कारण इस विधेयक को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया गया था और अंततः इसे रद्द कर दिया गया था, इसलिए इस सिस्टम में आपका गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखें। इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक ट्रेड यूनियनों और उनसे जुड़े संस्थापक नेताओं के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बॉम्बे मिल और मिल हैंड्स एसोसिएशन, इसके NM लोखंडे थे। मद्रास लेबर यूनियन के BP वाडिया थे और अहमदाबाद वस्त्र श्रमिक संघ के महात्मा गांधी थे और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस JL नेहरू थे। यानी कि 57 का सी रहेगा, यानी केवल 3 युग्म सही चुन लेते हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है और चौथा गलत है। चौथा जो है, इसमें कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस JL नेहरू थे, बल्कि JL नेहरू नहीं थे, बल्कि NM जोशी थे और लाला लाजपत राय भी थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 देखें। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है, इसमें मिलान करने को कह रहा है।
राजकोट प्रजामंडल स्वामी रामानंद तीर्थ, और मैसूर राज्य कांग्रेस के.टी. भाष्यम, और हैदराबाद राज्य कांग्रेस UN डेबर, उड़ीसा स्टेट कॉन्फ्रेंस सारगंदार दास। देखिए इसमें आपका पहले का ए का 3 रहेगा, बी का 2 रहेगा, और सी का 1 रहेगा, और डी का 4। इसका जो कथन है वो आपको मिलान डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखें 59। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस मंत्रालय यानी कि 1937 से लेकर 39 के विधायी रिकॉर्ड में संबंधित नहीं था। राजनीतिक कैदियों की रिहाई, नागरिक स्वतंत्रता की बहाली, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत, और कृषि काश्तकारी सुधार। देखिए इसमें बी वाला जो स्टेटमेंट वो शामिल नहीं था, नागरिकों की स्वतंत्रता की बहाली नहीं की, इसमें बात नहीं करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 देखें। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। NG रंगा, बाबा रामचंद्र, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और मदारी पासी। सभी जानते हैं, इसका आंसर सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखें। इसमें कह रहा है 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी और वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। सी, इसका गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसकी अध्यक्षता M विश्वेश्वरैया ने की थी। और इसकी स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने की थी और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो इसमें इसका स्टेटमेंट बी है। इसकी जो स्थापना थी वो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 62 देखें। इसमें कह रहा है 1930 के दशक में महात्मा गांधी के अस्पृश्यता विरोधी अभियान के संबंध में कथनों पर विचार करें। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में तथाकथित अछूतों के उत्थान के लिए काम करने के उद्देश्य से की गई थी। गांधी जी ने इसी अभियान के तहत हरिजन नामक पत्रिका का शुभारंभ किया था और इस चरण के बाद गांधी जी ने सक्रिय राजनीतिक आंदोलनों से हटकर रचनात्मक सामाजिक कार्य पर अधिक जोर देना शुरू कर दिया था। देखिए इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखें। इसमें कह रहा है कि वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह उत्पादक शारीरिक श्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के विचार पर आधारित था और इसके गठन में जाकिर हुसैन समिति की भूमिका थी और बाद में इसे नई तालीम के नाम से भी जाने लगा था और इसका मुख्य जोर शास्त्रीय साहित्यिक शिक्षा पर था। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए इसका पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है और इसमें चौथा सही नहीं है। अब देखिए जो क्वेश्चन गलत है इसे देखते हैं क्यों गलत है। जो वर्धा योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य शास्त्रीय साहित्यिक शिक्षा से पूरी तरह से दूर जाना था, ना कि पास में आना था। गांधी जी ने उस समय की औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के प्रबल आलोचक थे और जिसमें अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, साहित्यिक और लोकप्रिय कौशल तथा व्यवहारिक जीवन से अलग थलग पड़ी किताबी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी। उनका तर्क था कि इस प्रणाली से ऐसे स्नातक तैयार होते थे जो केवल औपनिवेशिक प्रशासन के अधीन लिपिकीय पदों के लिए ही उपयुक्त थे और जबकि शारीरिक श्रम और ग्रामीण जीवन के प्रति तिरस्कार की भावना पैदा होती थी। वर्धा योजना ने जानबूझकर शास्त्रीय साहित्यिक शिक्षा को कम महत्व दिया और उत्पादक शिल्प कार्य को केंद्र में रखा, जिसमें जो योजना के मूल उद्देश्य के सीधे विपरीत हो जाता है, इसलिए कथन ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखें। इसमें कह रहा है सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कांग्रेस के भीतर दक्षिणपंथी गुट के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस 1939 में आयोजित त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए थे। बोस ने प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस को 6 महीने के भीतर अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए और अंतिम संघर्ष की तैयारी करनी चाहिए। 3 पंत के प्रस्ताव में बोस को अपनी पसंद के सदस्यों से कार्य समिति नियुक्त करने की स्वतंत्रता और मजबूत किया गया था। बताइए इसमें कितने कथन सही हैं। देखिए इसमें पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है। जो त्रिपुरा अधिवेशन था उसमें गोविंद वल्लभ पंत थे उनके द्वारा इसको पेश किया गया था, ठीक है ना। तो जो पंत प्रस्ताव ने बोस के अधिकार को मजबूत करने के बजाय पूरी तरह से उसको कम कर दिया था, तो इसलिए कुछ कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखें। एका आंदोलन जो कि 1921 और 22 तक चला था उसके बारे में है। तो इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। किसानों ने लगान में कमी और उपज के बजाय नकद रूप में राजस्व की वसूली की मांग की थी, ठीक है। इसका पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखें। इसमें कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के संबंध में इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। मीनू मसानी को, आचार्य नरेंद्र देव को, जयप्रकाश नारायण को और यूसुफ मेहर अली को। देखिए इसमें आचार्य नरेंद्र देव को
इसका जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सोशलिस्ट पार्टी के। क्वेश्चन नंबर 67 देखें। इसमें कह रहा है कि बरहैया ताल क्षेत्र में बकाष्ठ भूमि को पुनर्स्थापित करने के लिए उग्र किसान संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व किसने किया था? यदुनंदन शर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन ने, कार्यानंद शर्मा ने और पंचानंद शर्मा ने। देखिए इसका जो नेतृत्व संभाला था वो कार्यानंद शर्मा ने संभाला था। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखें। तो इसमें कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में कथनों में कौन सा कथन गलत है? संगठन के संस्थापक संविधान में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया था कि संगठन की प्राथमिक सदस्यता केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौजूदा सदस्यों तक ही सीमित रहेगी। संगठन के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन में समाजवादी राज्य की स्थापना को अपना प्राथमिक राजनीतिक उद्देश्य घोषित किया गया था। यह ऑप्शन सी। पार्टी के स्थापना चरण के दौरान चरण चंद्र बोस और पार्टी के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था। डी। सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरदार सरदूल सिंह कविशर ने पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष का पदभार संभाला था। बताइए 68 में इसमें कह रहा है कौन सा गलत है? इसमें पहला वाला भी सही है, बी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है। इसमें सी गलत हो जाएगा आपका। जो पार्टी की जो स्थापना के चरण के दौरान जो शरद चंद्र बोस को पार्टी के पहले महासचिव के रूप में नहीं चुना गया था, बल्कि जो इनकी जगह पता है किसको चुना गया था? इसमें जो क्वेश्चन नंबर 68 वाला, बल्कि महासचिव के रूप में इसमें लाला शंकर लाल को चुना गया था इनकी जगह पे। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखें। इसमें कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों से संबंधित कथनों पर विचार करें। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सिंध एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया था। बर्मा ब्रिटिश भारत प्रशासन के हिस्से के रूप में बरकरार रखा गया था। और ओडिशा एक नए प्रांत के रूप में बनाया गया था। देखिए इसका दो स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है और जो दूसरा है वो गलत है, क्योंकि जो 1935 का अधिनियम था तो बर्मा को एक अलग स्टेट के रूप में बना दिया गया था। तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखें। इसमें कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन फरवरी 1918 में किया गया था। 1920 के दशक में के दौरान अवध में बाबा रामचंद्र एक महत्वपूर्ण किसान के नेता के रूप में उभरे थे। बारदोली सत्याग्रह का नेता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और तेबागा आंदोलन ने यह मांग की कि उपज का 2/3 हिस्सा बटाईदारों को मिलना चाहिए। देखिए इसका पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और चौथा ठीक है, लेकिन तीसरा गलत है। इसमें जो कहा गया कि बारदोली सत्याग्रह का नेता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, बल्कि इसका जो नेता था वो पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 71 देखें। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अगस्त प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया था? कांग्रेस डेमोनियन स्टेटस चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग प्रांतीय स्वायत्तता। कांग्रेस ने युद्ध में भागीदारी का विरोध किया था, जबकि मुस्लिम लीग ने अल्पसंख्यक संरक्षण का विरोध किया था। कांग्रेस संघवाद चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग एक मजबूत केंद्रीय सरकार चाहती थी। कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार करवाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 71। देखिए इसका कह रहा है कौन सा अगस्त प्रस्ताव क्यों अस्वीकार किया गया था? इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण डी में होगा, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी और जबकि मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार करवाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 72 देखें। निम्नलिखित कथनों में से क्रिप्स मिशन 1942 के तहत प्रस्तावित संवैधानिक प्रस्ताव की विशेषता नहीं थी? युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा प्रदान करना, युद्ध के बाद निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करना और युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं को पूर्ण कार्यकारी अधिकार का तत्काल हस्तांतरण करना और प्रस्तावित भारतीय संघ से बाहर रहने का प्रांतों का अधिकार देना। तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है, इसमें कह रहा है कि जो क्रिप्स मिशन है उसके समय में जो संवैधानिक प्रस्ताव की विशेषता नहीं है। तो विशेषता पहली भी है, दूसरी वाली भी है और चौथी वाली भी है, तीसरी नहीं है, क्योंकि पूर्ण कार्यकारी अधिकार की तत्काल मांग नहीं की गई थी, वो आगे अगस्त प्रस्ताव की बात करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 73 देखें। इसमें कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी? क्या वो बलिया में स्थापित की गई थी या तामलुक, सतारा, पटना? बताइए कहाँ स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 73, इसका सही उत्तर रहेगा सतारा। सतारा में स्थापित की गई थी अंतरिम सरकार, समानांतर सरकार। 74 देखें। पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व प्रारंभ में किसने संभाला था? सुभाष चंद्र बोस ने, मोहन सिंह ने, रास बिहारी बोस ने, लक्ष्मी सहगल ने।
देखिए इसका सही आंसर सी रहेगा, रासबिहारी बोस ने इसी कमांड संभाली थी। 75 देखें, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल सरदार के नाम से लोकप्रिय हुए थे, क्योंकि 1928 के सफल किसान आंदोलन के बाद बारदोली की महिलाओं ने पटेल को इस उपाधि से सम्मानित किया था। बताइए इसका रीज़न सही है और जो डिस्क्रिप्शन है वो भी सही है। देखिए इसके दोनों कथन सही हैं और आर जो एक ही है सही व्याख्या भी कर रहा है।